अगर आप बैंक एम्प्लॉयज की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कंप्लायंस का कोर्स है, इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल डी का यूनिट 3, दैट इज इंटरेस्ट एंड एडवांसेस। इसके अंदर हम क्या क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस, कुछ जनरल गाइडलाइंस, पेनल इंटरेस्ट की कुछ गाइडलाइंस, बेस इंटरेस्ट क्या होता है, एमसीएलआर रेट क्या होता है जो आजकल लोन्स देते टाइम जो इंटरेस्ट रेट यूज किया जाता है उसमें एमसीएलआर यूज किया जाता है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फॉरेन करेंसी एडवांसेस एंड कुछ एग्जम्पशंस पढ़ने वाले हैं कि जिसके ऊपर ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल नहीं होने वाली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जुलाई 2010 1 जुलाई ऑफ 2010 के बाद से बैंक्स को क्या कहा गया कि आपने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करना है, बेस रेट सिस्टम अडॉप्ट करना है। बेस रेट सिस्टम में क्या होता था, बेसिकली हम क्या करते थे, एक रेट लेते थे, उसको उसके बेसिस पे क्या था, बाकी सारे लोन्स के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट लगेगा वो डिसाइड किया जाता था। जो रेट लिया जाता था उसको बेस रेट कहा जाता था। बेस रेट इसलिए अडॉप्ट किया गया ताकि जो लैंडिंग रेट्स है उसके अंदर क्या लाई जा सके, ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, और जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी ट्रांसमिशन एक्चुअली हो रही है नहीं हो रही है उसकी क्या की जा सके, बेटर असेसमेंट करी जा सके। ठीक है, बट अप्रैल 2015 के अंदर आरबीआई ने डिसाइड किया कि बैंक्स को एनकरेज करा जाए कि वो बेस रेट से कौन से सिस्टम पे शिफ्ट हो जाए, एमसीएलआर पे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट के ऊपर क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। उसके लिए आरबीआई ने क्या करा, दिसंबर 2015 के अंदर गाइडलाइंस इशू करी कि किस तरीके से फंड्स की जो है मार्जिनल कॉस्ट निकाली जाएगी और उसके बेसिस पे किस तरीके से लैंडिंग रेट निकाला जाएगा। इसका पर्पस भी वही था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, उसकी ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। एमसीएलआर आने से एमसीएलआर का बेसिकली एक पर्पस ये भी था कि जो भी हमारी प्राइसिंग है जिसके बेसिस पे बैंक्स लोन देता है, वो प्राइसिंग जो हमारी पॉलिसी है वो डायनेमिक हो सके और रिस्पॉन्सिव हो सके। डायनेमिक एंड रिस्पॉन्सिव मतलब, डायनेमिक मतलब जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, रिस्पॉन्सिव मतलब अगर जिस तरीके से मार्केट के अंदर चेंज आता है, गाइडलाइंस के अंदर चेंज आता है, तो उसी तरीके से जो वो रेट है उसको भी क्या किया जा सके, चेंज करा जा सके। ठीक है, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन फॉर द चैप्टर कि एमसीएलआर बेस रेट आया है बेसिकली क्यों। देन हम देख रहे हैं कुछ डेफिनेशन में सबसे पहली चीज आती है एडवांसेस अगेंस्ट ओन डिपॉजिट्स, कि मतलब खुद के ही डिपॉजिट्स के अगेंस्ट क्या देना, लोन प्रोवाइड करना, एडवांसेस प्रोवाइड करना। जो इसके अंदर डिपॉजिट है वो डिपॉजिट बेसिकली कोई भी हो सकता है रुपीज के अंदर पड़ा हो, फॉरेन करेंसी के अंदर पड़ा हो, टर्म डिपॉजिट हो सकता है। टर्म डिपॉजिट किसके नाम पे होगा, या तो बोरोवर के खुद के नाम पे, आइदर सिंगली और जॉइंटली, मतलब अकेले ने भी होल्ड करे हो सकते हैं, किसी के साथ जॉइंट अकाउंट में भी होल्ड करे हो सकते हैं। सेकंड, सपोज पार्टनरशिप फर्म है, उनके पार्टनर के नाम पे डिपॉजिट है बट लोन किसको दिया जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म को दिया जा रहा है। थर्ड, जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटरी कंसर्न मतलब जो इंडिविजुअल कंसर्न्स होती हैं, उनके जो प्रोप्राइटर उनके नाम पे एफडीज खड़ी हैं, डिपॉजिट्स खड़े हैं, एंड लोन किसको दिया जा रहा है, ऐसी कंसर्न को, प्रोप्राइटरी कंसर्न को लोन दिया जा रहा है। उसके अलावा सपोज एक गार्डियन, एक पर्सन है, उसका जो गार्डियन है वो वार्ड के बिहाफ पे बोरो कर सकता है, तो बेसिकली होगा एफडीआर किसके नाम पे होगी, जो पर्सन है वार्ड के नाम पे, और एडवांसेस कौन ले रहा है, उसके गार्डियन को ऑन बिहाफ ऑफ वार्ड किए जाएंगे, इशू किए जाएंगे। तो अगर इन केसेस के अंदर इनके नाम पे डिपॉजिट्स खड़े हैं और उनके अगेंस्ट एडवांसेस दिए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एडवांसेस अगेंस्ट ऑन डिपॉजिट, की खुद के ही एडवांसेस के अगेंस्ट क्या प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो हमने बेसिकली पढ़ा कि जुलाई 2010 के बाद से क्या इशू किया गया, क्या एडवाइस किया गया कि आप बेस रेट सिस्टम अपनाओ। बेस रेट सिस्टम से पहले कौन सा सिस्टम यूज किया जाता था, उसको बोलते थे बीपीएलआर, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट बेसिकली क्या था कि बैंक अपने इंटरनल बेंचमार्क रेट निकालते थे और उनके बेसिस पे क्या थे, लोन्स पे इंटरेस्ट रेट था उसको डिसाइड किया जाता था। तो इंटरनल बेंच रेट बेसिकली क्या होता है, इंटरनल बेंचमार्क रेट एक ऐसा रेट होता है, बैंक क्या करते हैं, अपनी इंटरनल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, इंटरनली जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग एक रेफरेंस रेट निकालते हैं कि इस रेट के अकॉर्डिंग हम जो लोन्स है उनको इशू करेंगे। तो जो वो रेफरेंस रेट होता है उसको बोलते हैं इंटरनल बेंचमार्क। तो पहले जस्ट इंटरनल बेंचमार्क यूज किया जाता था, उस रेट को क्या, उस सिस्टम को क्या बोलते थे, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। ठीक है, इसके अंदर आता है बेंचमार्क रेट, वही एक रेफरेंस रेट यूज किया जाता है। अगर जो ये रेफरेंस रेट है जब हम अपने इंटरनली मेथड से यूज कर रहे हैं तो निकालते, उसको बोलते हैं इंटरनल बेंचमार्क। एंड जब यही
रेफरेंस रेट है, हम एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेट कोई पब्लिश कर रहा है, तो उसको उस केस में हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट बोल देते हैं। तो बेसिकली बेंचमार्क रेट के दो पार्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जब हम इंटरनली निकालते हैं, एक्सटर्नल मतलब अगर किसी पर्सन ने इंडिपेंडेंट बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर ने जब रेट पब्लिश किया हुआ है एक्सटर्नल वाला, हम उसकी रेफरेंस ले रहे हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो लोन्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। लोन्स में एक आता है फिक्स्ड एंड एक आता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड लोन बेसिकली या फिक्स्ड रेट लोन, ऐसे लोन जिनका मतलब जितने भी पीरियड का लोन है उस पीरियड तक जो भी इंटरेस्ट डिसाइड किया हुआ है वो सेम रहता है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड रेट लोन। फ्लोटिंग रेट लोन में क्या होते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स नहीं होता, वो टाइम टू टाइम पे चेंज होता है, हर रीसेट डेट पे चेंज हो जाता है। रीसेट डेट मतलब कि किस डेट को जो है इंटरेस्ट रेट वो चेंज किया जाएगा, तो उसके हर एक लोन की स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या होती है, रीसेट डेट होती है। जैसे ही वो रीसेट डेट हिट होती है तो वो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उस टाइप के इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेट लोन्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आता है रीसेट्स। रीसेट मतलब कि वही किस पीरियड पे रीसेट होगा इंटरेस्ट, तो जब भी इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, सॉरी किस टाइम पे जो इंटरेस्ट है वो बोरोवर से चार्ज किया जाएगा, उसको बोलते हैं रेस्ट। कि जैसे आप सपोज ईएमआई है, ईएमआई केस में होता है कि हर महीने उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो उसके अंदर जो रेस्ट पीरियड है वो मंथली रेस्ट पीरियड होगी। ओके, उसके बाद आता है टर्म लोन। टर्म लोन मतलब कोई ऐसा भी कोई भी ऐसा लोन जो एक स्पेसिफिक टर्म के बाद क्या किया जाएगा, रीपे किया जाएगा, उसको कहा जाता है टर्म लोन। ठीक है, तो एक बार सारी डेफिनेशंस हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि डेफिनेशंस आगे हमें काम आने वाली है। सबसे पहले एडवांसेस अगेंस्ट ओन डिपॉजिट्स, मतलब खुद के ही नाम पे कोई एफडी खड़ी है, चाहे रुपीज में चाहे फॉरेन करेंसी में, उसके अगेंस्ट क्या प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना। वो एफडीज किसके नाम पे भी खड़ी हो सकती है, बोरोवर के खुद के नाम पे, सिंगली या जॉइंटली। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के नाम पे हो सकती है, प्रोप्राइटरी कंसर्न में प्रोप्राइटर के नाम पे हो सकती है। अगर एक पर्सन है वो माइनर हो या उसका कोई गार्डियन है तो उस वार्ड के नाम पे हो सकती है, और उस डिपॉजिट के अगेंस्ट क्या किया जा सकता है, लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। पहले क्या यूज होता था, पहले क्या यूज होता था, बेस रेट। अब यूज हो रहा है एमसीएलआर। एमसीएलआर से पहले वाला मैकेनिज्म था बेंच रेट। बेंच रेट से पहले वाला अब मैकेनिज्म जो यूज हो रहा है वो है एमसीएलआर। एमसीएलआर से पहले यूज होता था बेस रेट। बेस रेट से पहले जो यूज होता था उसको बोलते थे बीपीएलआर, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। उसके अंदर हम बेंचमार्क रेट का यूज करते थे। बेंचमार्क रेट इज बेसिकली रेफरेंस रेट जिसके बेसिस पे क्या किया जाता था, लोन्स पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा वो डिसाइड किया जाता था। बेंचमार्क रेट दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल। जब इंटरनली डिसाइड हो रहा है तो इंटरनल हो जाएगा, जब एक्सटर्नली जो पब्लिश किया हुआ रेट उसकी रेफरेंस ले रहे तो वो एक्सटर्नल बेंचमार्क बन जाएगा। उसके बाद जो लोन है वो भी दो तरीके के होते हैं, एक जिसका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स रहता है उसको बोलते हैं फिक्स रेट लोन, एक जिसका इंटरेस्ट रेट टाइम टू टाइम पे चेंज होता है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेट लोन। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आता है रेस्ट। रेस्ट बेसिकली ऐसा पीरियड जिस टाइम पे बोरोवर से क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। देन लास्ट इज टर्म लोन, कोई ऐसा लोन जो भी एक स्पेसिफिक टर्म के बाद रीपे किया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, टर्म लोन कहा जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस में आता है सबसे पहले तो कि इंटरेस्ट रेट फ्रेमवर्क, इंटरेस्ट रेट किस तरीके से चार्ज किया जाएगा, कि इन टर्म्स के बेसिस पे ही क्या करना है, बैंक ने इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट किस तरीके से चार्ज करना है, उसकी क्या होनी चाहिए, कंप्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए, और कंप्रिहेंसिव जो भी पॉलिसी बनेगी उसको अप्रूव कौन करेगा, बोर्ड। तो बेसिकली बैंक के पास एक कंप्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए ऑन इंटरेस्ट रेट विच शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ठीक है, उसके बाद जो भी एडवांसेस दिए जाएंगे वो आरबीआई ने जो डायरेक्शन दिए विद रिगार्डिंग्स टू बेंचमार्क उसके रेफरेंस को रखते ही क्या दिए जाएंगे, लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद जो भी बेसिकली बैंक क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा, उसमें बेसिकली क्या होना चाहिए, जो भी उन्होंने बेंचमार्क रेट निकाला उसके अंदर अपना क्या करो, ऐड करो स्प्रेड ऐड करो। स्प्रेड इज बेसिकली बैंक का शॉर्ट में बोल सकते हो प्रॉफिट, कि जो आपका बेंचमार्क रेट आया उसके अंदर क्या करो, स्प्रेड ऐड करो, उस रेट जो भी नया रेट आया उस बेसिस पे आप क्या करोगे, लोन्स प्रोवाइड करोगे। ठीक है, इसके अंदर बस एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि जब भी ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा उस जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो बेस रेट या एमसीएलआर के नीचे नहीं होगा, वो उसके ऊपर ही होने वाला है। ठीक है, और जो भी आपने बेंचमार्क रेट यूज करा, रेफरेंस बेंचमार्क जो भी आप यूज कर रहे हो वो क्या है, जो भी आपका लोन कॉन्ट्रैक्ट है उसका पार्ट होना चाहिए। उसके अंदर आपको बताना है कि आपने कि इस रेट के ऊपर इस रेट पे हमने बेंचमार्क लगाया, इतना हमारा स्प्रेड, और इस पे आपको इतना जो टोटल बनेगा आपसे हम क्या लेने वाले, इंटरेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी इंटरेस्ट रेट आप चार्ज कर रहे हो सभी एडवांसेस वो क्या होना चाहिए, मंथली रेस्ट पे होना चाहिए, मतलब मंथली बेसिस के ऊपर होना चाहिए। हर मंथ आपने क्या करना है, उनसे इंटरेस्ट चार्ज करना है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर के एडवांसेज हैं या कोई ऐसे एडवांसेज है किसको दिए गए हैं, फार्मर्स को दिए गए हैं। बाकी सभी केसेस में आपने क्या करना है, मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, बैंक्स के पास फ्रीडम है कि वो चाहे तो फिक्स रेट लोन भी दे सकते हैं और फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट लोन भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर जो रुपी एडवांसेस है, मतलब ऐसे एडवांसेस जो रुपीज टर्म में दिए गए हैं उन पे जो इंटरेस्ट है उसको क्या करना है, आपने राउंड ऑफ कर देना टू द नियरेस्ट रुपीज, मतलब बेसिकली पैसों में नहीं रखना है, नियरेस्ट रुपी पे उसको क्या कर देना है, राउंड ऑफ आपने कर देना है।
उसके बाद जो भी आपके स्मॉल वैल्यू लोन्स होंगे, ऐसे लोन्स जिनकी वैल्यू बहुत कम है, जिसके अंदर बेसिकली कौन सा आ जाता है, पर्सनल लोन आ जाते हैं, ऐसे लोन्स पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो बेसिकली उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए कि एक तो जितनी बैंक ने टोटल कॉस्ट चार्ज की है, सेकंड उनसे बैंक को कितनी रिटर्न आने वाली है, दोनों को बेसिकली ऐड करके आप क्या कर सकते हो, उन पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ टेक ओवर ऑफ बैंक ब्रांचेस, कि अगर एक ब्रांच का टेक ओवर किया जाता है तो जो जब भी टेक ओवर हो रहा है तो वो म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होना चाहिए बेसिकली, कि एक ब्रांच का सपोज टेक ओवर हुआ तो ये नहीं होना चाहिए जो ब्रांच का टेक ओवर किया जा रहा है उसके बोरोअर्स को कोई डिसएडवांटेज हो, कोई दिक्कत हो, उनके पास उनको एक ऑप्शन हम देंगे कि या तो आप एग्जिस्टिंग बैंक के साथ अपनी कंटिन्यू कर लो, या एक्वायरिंग बैंक के साथ अपनी क्या है जो लिमिट्स हैं या जो भी बोरोल अकाउंट है उसको कंटिन्यू कर लो, ताकि इनकेस उनको लगता है कि हम किसी डिसएडवांटेजेस पे हैं तो वो अपनी ऑप्शन का यूज करके उस चीज से क्या हो सके, बाहर हो सके। ठीक है, तो जो भी हमने ऊपर पढ़ी कंडीशंस इंटरेस्ट रेट वाली, वो कौन कौन से लोन्स पे भी अप्लाई होंगी, रुपी एडवांसेस जो FCNR मतलब फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट दिए गए हैं, या फॉरेन करेंसी स्कीम के अंदर एडवांसेस के अगेंस्ट कोई भी लोन प्रोवाइड किए गए हैं, उनके ऊपर भी क्या ये सारी कंडीशंस लगने वाली हैं कि इन बेसिस के ऊपर आपने क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। नेक्स्ट दिस वाज रिगार्डिंग टू द इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं। नेक्स्ट आता है पीनल इंटरेस्ट। पीनल इंटरेस्ट इज बेसिकली कि जैसे बैंक की कुछ टर्म्स होती है कि आपने इस पीरियड के बाद ये करना है, लाइक स्टॉक स्टेटमेंट वाली टर्म होती है कि आपने 3 महीने के बाद स्टॉक स्टेटमेंट देनी है और रेगुलर हर मंथ बेसिस पे स्टॉक स्टेटमेंट देनी है 10 तारीख से पहले। अगर आप लेट होते हो तो उस केस में क्या आपसे पीनल इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो पीनल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा उसके लिए भी आपको क्या बनानी है, पॉलिसी बनानी है। पॉलिसी को कौन अप्रूव करेगा, बोर्ड से आपने क्या करना है, अप्रूव कराना है। ठीक है, जो भी पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी आप बंदे से पीनल इंटरेस्ट चार्ज कर लो, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस ऑफ द डेट, एंड हमें उस चीज पे भी ध्यान देना है कि उससे क्या हो, पर्सन को जेन्युइनली डिफिकल्टीज ना हो। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास बेस रेट, जो MCLR से पहले यूज किया जाता था बेस रेट से पहले क्या यूज किया जाता था BPLR, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज बेस रेट। बेस रेट में बेसिकली क्या था, बेस रेट इज कि आपको एटलीस्ट इतना जो मिनिमम इंटरेस्ट है वो आपको क्या करना है, चार्ज करना पड़ेगा। बेस रेट से नीचे के लोन्स आप क्या कर सकते हैं, इशू नहीं कर सकते, एक्सेप्ट ऐसी कैटेगरी जो स्पेसिफिकली क्या की गई हो, एग्जम्प्ट की गई हो। अगर वो एग्जम्प्टेड लोन्स नहीं है तो बाकी सारे केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, एट मिनिमम बेस रेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना ही पड़ेगा। ठीक है जो एक बैंक के लिए जो बेस रेट होगा वो सिर्फ एक ही होगा। बेस रेट के अंदर क्या होगा बेसिकली कि बैंक्स को जितनी भी कॉस्ट ऑफ फंड्स पड़ रही है दैट इज नोन एज बेस रेट, कि आपको इतनी कॉस्ट ऑफ फंड्स पड़ी वो आपका बेस रेट है। इसके अंदर आप अपना स्प्रेड ऐड करके लोन इशू करते थे। जो भी आपने बेस रेट डिसाइड किया उसको आपने क्वार्टरली बेसिस पे क्या करना है, रिव्यू करना है। अगर आपके कॉस्ट ऑफ फंड कम हो उसको कम कर दो, बढ़े हैं तो उसको क्या कर दो, बढ़ा दो। ठीक है, बेस रेट के टाइम पे बैंक्स के पास एक चॉइस की जाती थी कि जो भी आप कॉस्ट ऑफ फंड्स अपने डिसाइड कर रहे हो वो आप अपने एवरेज कॉस्ट मेथड पे भी डिसाइड कर सकते हो और मार्जिनल कॉस्ट मेथड पे भी डिसाइड कर सकते हो, या कोई आपको और मेथड सुटेबल लगता है उस पर भी डिसाइड कर सकते हो। सो दिस वाज बेस रेट। बस बेस रेट को चेंज करके हम क्या ले, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, कि जैसे कि आपने डिसाइड बेस रेट ही करना है बट उसके अंदर जो आप अपने कॉस्ट ऑफ फंड डिसाइड कर रहे हो वो किस मेथड पे करना है, मार्जिनल कॉस्ट मेथड पे करने हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज MCLR। MCLR में क्या किया गया, हमने जैसे बोला इंटरनल बेंचमार्क के बेसिस पे आप डिसाइड करते थे, तो MCLR को क्या बना दिया गया, इंटरनल बेंचमार्क बना दिया गया। तो हमें ये कहा गया कि जो भी MCLR होगा वो आपका क्या होगा, जो भी आपका MCLR होगा वो आपका इंटरनल बेंचमार्क होगा। ओके, और जो भी आपके लोन्स इशू किए जाएंगे वो इस इंटरनल बेंचमार्क के बेसिस पे किए जाएंगे। जो भी आपका MCLR होगा उसके अंदर बेसिकली 4 चीजें आएंगी। 4 चीजें कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, कि आपकी जो भी आपने बोरोइंग्स की हैं या जो भी आपकी नेटवर्थ है उसकी रिटर्न कितनी है, उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली आ रही है एक तो चीज वो इंक्लूड होगी। सेकंड इज नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR। नेगेटिव कैरी अकाउंट ऑफ CRR मतलब कि जैसे आपने CRR के अंदर पैसा डाल के रखा, तो जो आपने CRR के अंदर पैसा डाल के रखा वो बेसिकली क्या है, उस पर आपको इंटरेस्ट कम मिल रहा है, आप चाहते हो उसको इशू कर सकते थे, इनकेस आप उसको इशू करते हो तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता। तो जितना आपका इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, जितनी आपकी वैल्यू CRR में रखने से नेगेटिव हो रही है, आप उसको क्या करोगे, उसके अंदर ऐड करोगे। उसके अलावा जो भी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट विद रिगार्ड्स टू रेजिंग ऑफ फंड्स या जो भी है, प्रोवाइडिंग अदर सर्विसेज, उसको भी क्या करना है, आपने ऐड करना है। ठीक है, उसके अलावा कोई अलग से जो सर्विसेज है जिसका पैसा आप अलग से रिकवर कर रहे हो उसको बीच में ऐड नहीं करना है। जो सर्विसेज जिसका पैसा आप अलग से रिकवर नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ वो चीजें ऐड करनी है। उसके बाद आता है टेन्योर प्रीमियम। टेन्योर प्रीमियम क्या होता है, बेसिकली जो लोन्स बड़े होते हैं तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है, तो रिस्क ज्यादा होने के करके उनसे हम एक प्रीमियम अमाउंट, एक एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करते हैं जिसको टेन्योर प्रीमियम कहते हैं। तो जब भी आप अपना MCLR निकालोगे उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स निकालनी है। उसके बाद उसके अंदर आपने ऐड करना है नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR, उसके अंदर आपने ऐड करना है ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसके अंदर आपने ऐड करना है टेन्योर प्रीमियम। जब आप चारों चीजों को ऐड कर दोगे तो क्या निकल के आएगी अपने पास,
एमसीएलआर निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा एमसीएलआर होगा दैट विल बी टेन्योर लिंक बेंचमार्क, मतलब जितनी टेन्योर जितना जितना लोन का टेन्योर होगा उसके बेसिस पे एमसीएलआर निकाली जाएगी। एमसीएलआर निकालने के वही सिस्टम है, आपको चारों चीजें क्या करनी है, आपका टेन्योर प्रीमियम, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी अकाउंट ऑफ सीआर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट को ऐड कर देना है। ठीक है, जो भी एमसीएलआर इशू करना है बैंक को एटलीस्ट ये 5 बेसिस पे तो इशू करना ही करना है। आप लॉन्गर मैच्योरिटीज के लिए भी अपना एमसीएलआर क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। तो उसके अंदर आपको ओवरनाइट एमसीएलआर, वन नाइट एमसीएलआर, 3 मंथ एमसीएलआर, 6 मंथ एमसीएलआर, 1 ईयर एमसीएलआर आपको मिनिममली क्या करने पड़ेंगे, इशू करने ही पड़ेंगे। इसके अंदर बेसिकली जैसे वन ईयर एमसीएलआर है, 1 ईयर एमसीएलआर बेसिकली कि अगर आप 1 साल का लोन ले रहे हो तो आपके ऊपर जो इंटरनल बेंचमार्क रेट लगेगा वो कौन सा लगेगा, 1 ईयर एमसीएलआर वाला लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास आता है दैट इज स्प्रेड। स्प्रेड इज बेसिकली कि बैंक कितना अपना प्रॉफिट चार्ज करने वाला है, दैट इज स्प्रेड। तो आपने कितना स्प्रेड करना है उसके लिए भी आपके पास बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके अंदर ये पता हो कि आप कितना स्प्रेड जो चार्ज करने वाले हो। पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि आप जो भी स्प्रेड चार्ज करोगे उन स्प्रेड के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो कितने कितने आप उनसे क्या करने वाले हो, चार्ज करने वाले हो। सेकंड, आपकी रेंज ऑफ स्प्रेड कितनी होगी, मतलब कि किस बोरोवर से, किस टाइप ऑफ लोन से कितना आप स्प्रेड क्या करोगे, चार्ज करोगे। थर्ड, लोन प्राइसिंग के केस में आप किसको अपनी पावर्स क्या करो, डेलीगेट कर रहे हो। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, अपनी पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करनी है जब आप अपनी स्प्रेड की पॉलिसी बना रहे हो। ठीक है, जो आपने स्प्रेड बोले उस पर हमने बोला था कि आपको डिफाइन करना है कि आप हर कंपोनेंट पे कितना स्प्रेड चार्ज करने वाला, कितना उसका क्वांटम होगा। तो वो कंपोनेंट्स क्या हम वो देखते हैं। कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है बिजनेस स्ट्रेटजी, मतलब कि जो भी स्प्रेड है वो बिजनेस स्ट्रेटजी के ऊपर भी बेस हो सकता है कि आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी है, किस तरीके से बिजनेस करना चाहते हो, मार्केट में कितना कंपटीशन है या किस तरीके की ऑप्शंस दी गई हैं, लोन की लिक्विडिटी कितनी है, एटसेट्रा। सेकंड, आप उनसे क्या कर सकते हो, क्रेडिट रिस्क प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हो। क्रेडिट रिस्क प्रीमियम बेसिकली कि हर लोन में कुछ डिफॉल्ट रिस्क होते हैं, डिफॉल्ट रिस्क किसी भी आप डिफॉल्ट रिस्क निकाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट रिस्क रेटिंग, स्कोरिंग मॉडल एटसेट्रा, एंड उनके बेसिस पे आप क्या करोगे, उनसे एक क्रेडिट रिस्क प्रीमियम क्या करोगे, चार्ज करोगे। तो ये दोनों क्या बनेंगे, स्प्रेड के कंपोनेंट बनेंगे। आपने अपनी पॉलिसी में डिफाइन करना है कि इनके बेसिस पे हम कितने कितने रुपए उनसे चार्ज करने वाले हैं। अगर सपोज आपका जो एग्जिस्टिंग बोरोवर था उस पर आपने सपोज स्प्रेड डिसाइड किया था कि एमसीएलआर प्लस में 2% इसे चार्ज करूंगा, तो आप 2% जो उसका पर्सन का वो स्प्रेड है उसको बढ़ा सकते हो। बढ़ा कब सकते हो, इन केस उस पर्सन की क्या है जो क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल है वो कम हो जाएगी। जब उसकी क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल कम होगी तो बेसिकली क्या है कि आपका रिस्क बढ़ गया, तो आप बेसिकली काइंड ऑफ क्या कर रहे हो, उससे क्रेडिट रिस्क प्रीमियम ज्यादा चार्ज कर रहे हो। उस केस में अगर आपने एमसीएलआर को चेंज करना है, बढ़ाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, फुल फ्लैज रिस्क प्रोफाइल का रिव्यू होना चाहिए। ये मतलब आपने जो अपनी रिसर्च है वो प्रॉपरली करनी है। एंड अगर आपको फिर भी लगता है कि इस पर्सन की जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो गिर गई है, तो आप उससे क्या कर सकते हो, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हो। बट जो ये वाली प्रोविजन है वो मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट या कंसोर्शियम एग्रीमेंट के ऊपर नहीं लगती है। ठीक है, सो एक बार रिवाइज करते हैं एमसीएलआर। एमसीएलआर को क्या बना दिया गया, इंटरनल बेंचमार्क रेट। आपको जो लोन्स प्रोवाइड करने हैं एमसीएलआर के बेसिस पे करने हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चार्जेज आती है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेन्योर प्रीमियम। जो भी एमसीएलआर इशू किया जाएगा वो बेसिस ऑफ द मैच्योरिटी किया जाएगा। आपको एटलीस्ट ये 5 मैच्योरिटी के एमसीएलआर तो इशू करने ही करने हैं। उसके अलावा आप लॉन्गर मैच्योरिटीज के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। एमसीएलआर के अंदर अपना क्या करोगे, स्प्रेड ऐड करोगे। स्प्रेड के लिए आपके पास एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए जिसके अंदर 3 चीजें इंक्लूड करो कि आप स्प्रेड के जो कंपोनेंट्स है वो कितने कितने चार्ज करने वाले हो, रेंज ऑफ स्प्रेड कितने होने वाली है, लोन प्राइसिंग के केस में जो पावर है वो किसको डेलीगेट की जाने वाली है। तो कंपोनेंट में सबसे पहले आता है बिजनेस स्ट्रेटजी कि स्प्रेड आप कितना चार्ज करोगे वो डिपेंड करता है बिजनेस स्ट्रेटजी एंड मार्केट कंडीशंस के ऊपर। सेकंड, बंदा कितना रिस्क से हमें एक्सपोज कर रहा है उसके बेसिस हम क्या कर सकते हैं, उससे क्रेडिट रिस्क प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग बोरोवर है उसके स्प्रेड को बढ़ाया जा सकता है अगर उसकी जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो क्या हो जाए, डिटोरिएट हो जाए। बट वो डिटोरिएट हुई है उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फुल फ्लैश रिस्क प्रोफाइल रिव्यू होना चाहिए। जो ये वाली प्रोविजन है ये मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट्स के केस में नहीं लगती है। ओके। सेकंड, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स मतलब आपने एमसीएलआर निकाला तो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा। आपने जो एमसीएलआर के कंपोनेंट्स देखे उन सबको ऐड कर दो, उसके अंदर अपना क्या कर दो, स्प्रेड के जो कंपोनेंट्स है उसको ऐड कर दो। तो बेसिकली एमसीएलआर प्लस स्प्रेड, जब इन दो चीजों को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, एक्चुअल लैंडिंग रेट। बेसिकली कि किस रेट पे एक्चुअली लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो कैसे निकलेगा, एमसीएलआर वाला रेट, उसमें क्या करोगे आप स्प्रेड ऐड कर दोगे। इसके अंदर क्या है कि कोई भी लोन एमसीएलआर रेट से नीचे इशू नहीं किया जा सकता, कि बेसिकली जो आपने फॉर्मूला देखा एमसीएलआर प्लस स्प्रेड। ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम क्या है कि स्प्रेड की वैल्यू आप 0 कर सकते हो, उसके एमसीएलआर तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड सेम वही जो भी आप इंटरेस्ट से चार्ज कर रहे हो, जिस रेफरेंस रेट पे इंटरेस्ट आपने चार्ज किया है वो क्या होना चाहिए, आपके लोन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ एमसीएलआर। बैंक्स को क्या करना है, टाइम टू टाइम बेसिस पे अपने एमसीएलआर का रिव्यू करना है ऑन डिफरेंट मैच्योरिटीज। कि मतलब हमने कहा कि एमसीएलआर
मेच्योरिटी बेसिस पे इशू होगा कि कितनी लोन की मेच्योरिटी, उसके बेसिस पे आप एमसीएलआर इशू कर रहे हो। तो हर जो भी आपने एमसीएलआर इशू किया उसका हर महीने आपने क्या करना है, रिव्यू करना है और उसको क्या करना है, पब्लिश करना है। ठीक है। हाँ, अगर आपके पास सिस्टम्स नहीं है कि आप उसको मंथली बेसिस पे रिव्यू कर पाओ तो आपको हर क्वार्टर में एटलीस्ट एक बार उसको रिव्यू करना है। बट ये जो ऑप्शन दी गई थी ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए दी गई थी, मतलब अप टू मार्च 31 2017 तक ही दी गई थी। उसके बाद आपके लिए मैंडेटरी था कि आपको सिस्टम बनाने हैं, जो रिव्यू है वो मंथली बेसिस के ऊपर ही करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज रीसेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। जैसे हमने बोला कि फ्लोटिंग रेट के केस में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं, तो किस टाइम पे इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे, किस डेट्स पे इंटरेस्ट रेट होंगे, उनको क्या बोला जाएगा, रीसेट डेट बोला जाएगा। तो ये किसके अंदर एप्लीकेबल होता है, सिर्फ फ्लोटिंग रेट में, क्योंकि फिक्स रेट में तो क्या बेसिकली वो रेट फिक्स ही रहने वाले हैं। रीसेट डेट किस चीज में एप्लीकेबल होती है, फ्लोटिंग रेट लोन्स के अंदर एप्लीकेबल होती है। ठीक है। तो सबसे पहले जब आपने लोन इशू किया उस टाइम जो एमसीएलआर क्या था, उस बेसिस पे आप क्या करोगे, एक बार पर्सन को इशू कर दोगे लोन्स। जो भी एमसीएलआर था आपका ऑन द डेट ऑफ डिसबर्समेंट, उसके बेसिस पे लोन इशू कर दिया जाएगा। एंड जब तक नेक्स्ट रीसेट डेट नहीं आती तब तक जो पुराने वाला एमसीएलआर है वही कंटिन्यू रहने वाला है। ओके। चाहे बीच में आपके एमसीएलआर चेंज हो रहे हो, जैसे हो सकता है ना आपने रीसेट जो डेट सेट किया वो 3 मंथ करी हो, बट जो एमसीएलआर है उसको तो आपने कब चेंज करना है, हर महीने में चेंज करना है, हर महीने उसका रिव्यू करना है। तो अगर आपने सपोज एमसीएलआर पहले था 6%, अब बढ़ के हो गया 9%, ठीक है, बट अभी तक रीसेट डेट नहीं आई है, तो जब तक रीसेट डेट नहीं आएगी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया नहीं जा सकता। सिर्फ रीसेट डेट के ऊपर ही क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को चेंज किया जाएगा। इररिस्पेक्टिव बीच में आपका एमसीएलआर चेंज हो रहा हो ना हो रहा हो, उससे हमें कोई मैटर नहीं। ठीक है। जो आपका पीरियोडिसिटी ऑफ रीसेट है कि मतलब कब टाइम चेंज होगा, कब आपका इंटरेस्ट चेंज होगा, वो 1 साल या उससे कम होना चाहिए कि मतलब एक साल या उससे कम वाले पीरियड में क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट आपका वो रीसेट हो जाएगा। एंड किस वो पीरियड कितना होगा कि किस टाइम पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो रीसेट होगा, वो भी आपके लोन कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स का क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज, ये बात कर रहे हैं हम पहले ही उस सब जब एप्लीकेबल हुआ एमसीएलआर, उस टाइम पे सपोज कुछ ऐसे लोन्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे जो बेस रेट के साथ लिंक थे। तो उस केस में क्या कहा गया कि उस टाइम पे जो भी लोन थे जो बेस रेट के साथ लिंक्ड है, वो जब तक रिन्यू नहीं किए जा रहे या जब तक उनकी रीपेमेंट नहीं हो रही, वो बेस रेट के अंदर ही कंटिन्यू रहेंगे। बैंक्स अपना जो बेस रेट है वो उनको रिव्यू करके रिपब्लिश करते रहेंगे। जो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स हैं उनके पास एक ऑप्शन होगी कि वो चाहें तो एमसीएलआर पॉलिसी के अंदर अपने आप को शिफ्ट करवा सकते हैं, बेस रेट से एमसीएलआर के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। जब वो शिफ्टिंग हो रही है उसको ये नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने अपना लोन क्लोज करवा दिया, बट जस्ट उन्होंने क्या करा, अपना जो सिस्टम है इंटरेस्ट रेट का उसको बेस रेट से क्या चेंज करवाया, एमसीएलआर के अंदर चेंज करवाया। जो भी टाइम फ्रेम दिया गया था फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर एमसीएलआर, तो एमसीएलआर गाइडलाइंस की जो इफेक्टिव डेट थी वो क्या थी, अप्रैल 1 2016। अप्रैल 1 2016 के बाद एमसीएलआर को क्या कर दिया गया था, एप्लीकेबल कर दिया गया था। ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स कैसे डिसाइड किया जाएगा, आपका एमसीएलआर उसके अंदर स्प्रेड के कंपोनेंट्स ऐड करके आपका एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बना दिया जाएगा। कोई भी जो इंटरेस्ट रेट, कोई भी जो लोन है वो एमसीएलआर रेट के नीचे इशू नहीं किया जा सकता। ओके। जो भी आपका रेफरेंस रेट है वो आपके लोन कॉन्ट्रैक्ट का क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए। आपको हर मंथली बेसिस पे क्या करना है, अपने एमसीएलआर का रिव्यू करना है एंड उसको एक प्री अनाउंस डेट पे क्या करना है, पब्लिश करना है। अगर आपके फर्स्ट ईयर में आपके लिए एक ऑप्शन थी कि अगर आपके पास सिस्टम नहीं है कि आप उस चीज को मंथली रिव्यू कर पाओ, तो आप क्वार्टर के अंदर, आपको ये ऑप्शन थी कि आपको क्वार्टर में एटलीस्ट एक बार करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको आपका जो लोन है उसकी क्या होनी चाहिए, रीसेट डेट होनी चाहिए कि किस दिन आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको चेंज किया जाएगा। जिस दिन फर्स्ट डे ऑफ डिसबर्समेंट थी कि जिस दिन पहले दिन लोन दिया गया, उस दिन जो एमसीएलआर था वो आप उसके बेसिस पे आपको लोन इशू कर दिया जाएगा। एंड जब तक आपकी रीसेट डेट नेक्स्ट नहीं आएगी तब तक आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। जो आपकी रीसेट डेट है वो मैक्सिमम 1 साल हो सकती है, 1 साल या उसके कम में आपका जो रीसेट डेट आ जानी चाहिए। एंड जो रीसेट डेट आपकी जो होगी वो आपके लोन कॉन्ट्रैक्ट का क्या होनी चाहिए, पार्ट होनी चाहिए। ठीक है। पहले जो लोन्स बेस रेट से लिंक थे वो बेस रेट के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं। बैंक सेम तरीके से अपना बेस रेट भी रिव्यू करेंगे एंड उसको पब्लिश करेंगे। एंड जो भी पर्सन बेस रेट के अंदर थे उनको एक ऑप्शन दी जाएगी कि आप एमसीएलआर के अंदर आपको क्या करवा सकते हो, शिफ्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट इज फॉरेन करेंसी एडवांसेस। फॉरेन करेंसी एडवांसेस के अंदर क्या है, बैंक्स को फ्रीडम दी गई है कि आप अपने बेसिस पे कर सकते हो, इंटरेस्ट से डिसाइड कर सकते हो। आप उसके लिए अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाओ, बोर्ड से अप्रूव करो, उसके बेसिस पे क्या करो, अपने फॉरेन करेंसी एडवांसेस के ऊपर अपने इंटरेस्ट रेट डिसाइड करो। जो भी आप इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर रहे हो ये किसके बेसिस पे होने चाहिए, एक्सटर्नल बेंचमार्क के बेसिस पे होने चाहिए। जो तो आपका जैसे एमसीएलआर है, इस पे एमसीएलआर एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि एमसीएलआर क्या है, हमारा इंटरनल बेंचमार्क है। तो इसके अंदर जो लोन आप डिसाइड करोगे कैसे डिसाइड करोगे, एक्सटर्नल बेंचमार्क के बेसिस पे डिसाइड करोगे। तो एक्चुअल लैंडिंग रेट्स क्या होंगे, जो भी आपका एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट आएगा उसके अंदर आप अपना क्या करोगे, स्प्रेड ऐड कर दोगे। एंड उस जो भी नया रेट आएगा उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपनी फॉरेन करेंसी एडवांसेस के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लोगे।
ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज एग्जम्पशन। एग्जम्पशन मतलब कि ऐसे लोन्स जिनके ऊपर बेस रेट या मार्जिनल कॉस्ट रेट वाली जो प्रोविजंस है, बेस रेट या एमसीएलआर की प्रोविजंस नहीं लगती हैं, इनके ऊपर जो लोन्स है वो अलग तरीके से डिसाइड किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो आता है ऐसे लोन जो किसी स्कीम के अंदर कवर्ड है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम पे क्या निकालती है, स्कीम निकालती है, उसके अंदर इंटरेस्ट पहले से डिफाइन होते हैं कि इस स्कीम के अंदर अगर आप लोन ले रहे हो तो आपसे इतना % इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कि तो अगर ऐसे स्कीम्स के अंदर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसके ऊपर एमसीएलआर की गाइडलाइंस नहीं लगती है। सेकंड, अगर कोई रेक्टिफिकेशन है रिस्ट्रक्चरिंग पैकेजिंग के अंदर, मतलब जब एसेट को रिस्ट्रक्चर किया जाता है, उस केस में कोई जो बोरोवर है उसको WCTL या वर्किंग कैपिटल टर्म लोन या फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है, उसके ऊपर भी एमसीएलआर के रेट एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम में क्या रिफाइनेंस स्कीम लेके आती है। रिफाइनेंस स्कीम में भी बेसिकली कि इंटरेस्ट रेट प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। अगर उसके अंदर इंटरेस्ट रेट प्रिस्क्राइब ऑलरेडी किए गए हैं तो उसके अंदर भी क्या है, एमसीएलआर रेट नहीं लगेंगे। ठीक है। उसके भी दो पार्ट हो सकते हैं कि एक पार्ट के ऊपर क्या है कि रेट डिसाइडेड है, एक पार्ट पे नहीं है। तो जिस पार्ट पे तो रेट डिसाइडेड है तो आपको डिसाइडेड वाला रेट लगाना है, एंड जिस पार्ट के ऊपर रेट्स ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं है उसके ऊपर क्या लगेंगे, एमसीएलआर गाइडलाइंस लगेंगी। ठीक है। उसके बाद सो दिस वाज सम एक्सेप्शंस जो हमने 3 पढ़ी। उसके बाद ये इस तरीके के लोन्स हैं, ये भी कुछ टाइप्स के लोन है जिसके अंदर बेसिकली क्या है कि आप विदाउट लिंकिंग टू द बेस रेट या एमसीएलआर इन पे क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। तो ये भी एक्सेप्शन का ही पार्ट आता है। ठीक है। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या कवर किया, एक तो जो भी स्कीम के अंदर आ गए, स्कीम वाले हमारे पास हो गए बेसिकली 2 पॉइंट। ठीक है। और एक हमारे पास आ गया रिस्ट्रक्चरिंग पैकेजिंग के अंदर क्या की गई, WCTL या FITL इशू की गई। उसके बाद कुछ और लोन हम देखने वाले हैं। उसमें जो सबसे पहले आता है, अगर कोई ऐसे लोन प्रोवाइड किए गए हैं जो एडवांसेस अगेंस्ट देयर ऑन डिपॉजिट्स है, अगर ऑन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड किया जाता है, उस केस में क्या एमसीएलआर की गाइडलाइंस नहीं एप्लीकेबल होती। बैंक जब अपने अपने ऑन एम्प्लॉइज को लोन इशू करते हैं, चाहे वो रिटायर हो चुके हैं चाहे वो प्रेजेंट है, उसके अंदर भी क्या एमसीएलआर की गाइडलाइंस लगानी जरूरी नहीं है। जब लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं अपने सीईओ को या होल टाइम डायरेक्टर्स को, उस केस में भी क्या है, एमसीएलआर प्रोविजंस नहीं लगती हैं। उसके बाद कोई ऐसे लोन जो इशू किए गए हैं विद रेफरेंस टू द एक्सटर्नल बेंचमार्क, जिसमें एक्सटर्नल बेंचमार्क लग गया तो उसके अंदर क्या है कि आप इंटरनल वाला थोड़ी लगाओगे, तो उस केस में भी क्या है, एमसीएलआर के गाइडलाइन जरूरी नहीं होते हैं। उसके बाद ऐसे फिक्स टर्म लोन्स जिनकी जो टेन्योर है वो क्या है, 3 साल से ज्यादा है। फिक्स टर्म लोन जिनका टेन्योर 3 साल से ज्यादा है उसको उनको भी एमसीएलआर से लिंक करना जरूरी नहीं है। बट इसके अंदर कुछ एक कंडीशन आती है कि अगर वो सपोज हाइब्रिड लोन है, हाइब्रिड लोन मतलब उसका कुछ पार्ट फिक्स्ड वाला है, कुछ पार्ट जो है फ्लोटिंग वाला है, तो जो पोर्शन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर क्या है, एमसीएलआर सिस्टम एप्लीकेबल होगा। फिक्स पार्ट उसकी अगर मैच्योरिटी 3 साल से ऊपर है तो उसके ऊपर एमसीएलआर नहीं लगता। बट अगर वो हाइब्रिड लोन है कि उसका कुछ पार्ट फ्लोटिंग वाला भी, तो जो पार्ट फ्लोटिंग पोर्शन है उसके ऊपर एमसीएलआर सिस्टम एप्लीकेबल होगा। ठीक है। उसके बाद ये तो बात हुई फिक्स टर्म लोन जिनका जो टेन्योर है वो 3 साल से ज्यादा है। तो अगर जिनका टर्म लोन 3 साल से कम है, जिनका टर्म 3 साल से कम है, उसके अंदर प्राइसिंग किस तरीके से डिसाइड होगी, उसके अंदर आपने क्या करना है, मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरी ऑफ और ऑपरेटिंग कॉस्ट, टेन्योर प्रीमियम ऐड करके उसने आपने क्या करना है, उसे इंटरेस्ट चार्ज करना है। बेसिकली वही की काइंड ऑफ आप क्या कर रहे हो, उनसे एमसीएलआर ही चार्ज करो, बट वो फिक्स्ड होने वाला है क्योंकि फिक्स एमसीएलआर के भी ये चारों ही कंपोनेंट्स होते हैं। उसके अंदर ही आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड ये चारों चीजें आप उसके अंदर क्या करते हो, ऐड करते हो। ठीक है। इन केस अगर आपके जो फिक्स रेट लोन है वो अप्रैल 1 2016 से पहले इशू किया गया, मतलब जब तक आपका एमसीएलआर एप्लीकेबल नहीं था, तो वो जो रेट है, जब वो जो लोन है जब तक रिन्यूअल नहीं होते तो बेस रेट पे ही वो क्या होने वाले हैं, एप्लीकेबल होने वाले हैं। जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम रिवर्समेंट हुई थी उस टाइम जो बेस रेट था उसके बेसिस पे ही वो क्या है, पूरे लोन आगे चलने वाले हैं। सो दीज वर सम एक्सेप्शंस ऑफ एग्जम्पशन ऑफ बेस रेट या मार्जिनल कॉस्ट ट्रेंडिंग जिनके ऊपर एमसीएलआर के रेट और बेस रेट वाले नॉर्म्स नहीं लगते हैं। उसके अंदर कौन कौन से, पहले तो ऐसे लोन जो स्कीम्स के अंदर कवर्ड है। सेकंड, कुछ हमने एग्जांपल्स पढ़ी, उनमें जो पहली आती है कि अपने ऑन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट एडवांसेस दिए गए, अपने एम्प्लॉइज को एडवांसेस दिए गए, अपने सीईओज और होल टाइम डायरेक्टर्स को एडवांसेस दिए गए, या कोई ऐसे लोन्स जिनके ऊपर जो रेट है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, लिंक करने वाले हैं। उसके अलावा फिक्स रेट लोन्स जिनका जो टेन्योर है वो 3 साल से ज्यादा है, 3 साल से ज्यादा है, बट अगर वो हाइब्रिड लोन्स है, मतलब उनका कुछ पार्ट फ्लोटिंग वाला, तो फ्लोटिंग वाले पोर्टन पे एमसीएलआर लगेगा ही लगेगा। इन केस अगर उनका टेन्योर क्या है, जो 3 साल से कम है, तो उसके अंदर आपने 4 चीजें ऐड करनी है, मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव क्वेरी ऑफ ऑन सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टर्नओवर प्रीमियम, जिस दिन फर्स्ट टाइम लोन इशू किया जा रहा था, और उसके बेसिस पे आपने क्या करना है, इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है। इनके जो आपका फिक्स रेट लोन है वो अप्रैल 1 2016 से पहले इशू किया गया था, तो जब इशू किया गया था उस टाइम जो बेस रेट था वो उस बेस रेट पे क्या करने वाले, कंटिन्यू रहने वाले हैं, और जो इंटरेस्ट रेट है वो उस बेस रेट से क्या नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। सो
दिस वाज द चैप्टर, दिस वाज सम गाइडलाइंस ऑन द रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस। आज का ये चैप्टर हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।